हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं रोशन चिकने और आज अपन कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया है। एक इंट्रोडक्शन लेक्चर बन चुका है। किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैंने लिंक रखा है या फिर चैनल के अकाउंट्स के प्लेलिस्ट में जाके तुम लोग को लेक्चर मिल जाएगा। ओके, तो लेक्चर पहले जरूर देखना, फिर जाके इस लेक्चर पे आ जाना। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चालू कर लेते हैं और देख भी लेते हैं कि हमने अब तक क्या देखा था। तो मैंने पहले चैप्टर्स के नाम के ऊपर फोकस किया था कि पर्सनल इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग क्या है, पर्सनल वर्ड क्यों लिखा है, चैप्टर में इन्वेस्टमेंट वर्ड क्यों लिखा है, अकाउंटिंग में क्या करना है, सब हमने डिस्कशन कर लिया था, बराबर है। फिर जाके मैंने बोला था टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स क्या है। ओके, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, उसके ऊपर बात कर लिया था। एक होता है फिक्स, एक होता है फ्लक्चुएटिंग। याद तो जरूर आना चाहिए। फिक्स मतलब जिसका रेट ऑफ इनकम एंड रेट ऑफ इनकम इज फिक्स, तो उस सिक्योरिटी को बोलो फिक्स रिटर्न बेरिंग इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज। जिसका रेट ऑफ इनकम एंड रेट ऑफ इनकम इज नॉट फिक्स, उसको बोलो फ्लक्चुएटिंग रिटर्न। और फिर कुछ एग्जांपल हमने देख लिए थे। मैं तेरे को बताऊं ना, एफडी पे क्रॉस क्यों किया है, बिकॉज एफडी कैन नॉट बी बाय और सेल। एफडी कैन नॉट बी बाय और सेल, तो उसका ट्रांजैक्शंस ही नहीं रहेगा, तो कभी एफडी का इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं। ये डिस्कशन पे इसके लिए मैंने ये एग्जांपल्स रखे थे। फिर ये क्या लिखा मैंने, एनएसडीएल सीडीएसएल। मैंने बोला था ये गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कुछ इंस्टीट्यूशंस है जो ट्रांसफर वांसफर नाम वाम पे चीजें कराने का, सिक्योरिटीज किसी और के नाम पे ट्रांसफर करना, तो सबका काम करने के लिए अथॉरिटीज है वो। ओके, फिर मैंने बात किया था कि क्वेश्चन आंसर में अपने को करना क्या है। तो आज जो क्वेश्चन अपने को ट्रांजैक्शंस दिए रहेंगे, ट्रांजैक्शन मतलब बाइंग एंड सेलिंग वाले, और जाके अपने को क्या बनना है, इन्वेस्टमेंट लेजर बनाना है। मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि इसी के ऊपर मैंने पूरा लास्ट लेक्चर बना दिया है। फिर फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस भी हमने बात कर लिया था। नाउ जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बोला, क्वेश्चन इन दो टाइप के रहेंगे, एक फिक्स रिटर्न वाला क्वेश्चन, एक फ्लक्चुएटिंग रिटर्न वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन पहचानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि फिक्स वाला क्वेश्चन आया कि फ्लक्चुएटिंग वाला क्वेश्चन आया, बिकॉज अगर क्वेश्चन फिक्स वाला है तो क्वेश्चन में सिक्योरिटी के आगे उसका रेट लिखा रहेगा, डेट लिखा रहेगा, तो इट इज फिक्स वाला क्वेश्चन। अगर विदाउट रेट वाली और इक्विटी शेयर वाला क्वेश्चन है, समझ आने का, इट इज फ्लक्चुएटिंग वाला क्वेश्चन। एंड फिर जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में ही बोला है कि अपन कौन सा मेथड ऑफ अकाउंटिंग चालू करेंगे, तो फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। तो प्लीज बी फोकस्ड, कॉन्सेंट्रेट एवरीबॉडी। फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग अपन सीखने जा रहे हैं। कौन सा, फिक्स्ड रिटर्न। फिक्स्ड रिटर्न यानी क्या, जिसका रेट ऑफ इनकम एंड रेट ऑफ इनकम इज फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ इशूइंग सिक्योरिटी। मत और ये चैप्टर करते समय अपन कंपनी है कि पर्सन है, ये भी मैंने बात किया था। कंपनी एज अ कंपनी बन के तुम एक सीख रहे हो या एज अ नेचुरल पर्सन बन के तुम इसका अकाउंटिंग कर रहे हो, तुम कौन हो अकाउंटिंग करने वाले, तो अपन पर्सन है। कौन है अपन, पर्सन। अपन एज अ नेचुरल पर्सन अकाउंटिंग करने जा रहे हैं। तो चलो मैं उस डिस्कशन पे आना चाहता हूँ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। विदाउट इस डिस्कशन के तुम इस चैप्टर के इस मेथड के अंदर कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, प्लीज ध्यान देना। क्वेश्चन तो आज चालू नहीं हो पाएंगे बिकॉज जर्नल एंट्रीज कैसे लेजर्स का फॉर्मेट आपको दिखाना है। क्वेश्चन तो नेक्स्ट लेक्चर से आई होप चालू मैं कर दूंगा, बट ये डिस्कशन प्लीज अच्छे से ध्यान देना। जिसको ये समझाना उसको इस चैप्टर, ये चैप्टर ही समझा यार। ओके, तो कुछ सामने 5% आपको दिखाई दे रहे, तो ठीक है, ऐसे डायरेक्ट नहीं दिख रहा उनको पांचों को, मैं जैसा दिखा रहा हूं वैसे मेरे साथ देखते चलो। इसके लिए थोड़ी चीजें याद होनी चाहिए तुम लोग को, पुरानी चीजें जो मैंने बोला है। क्या है, कौन सा क्वेश्चन चालू कर रहा है, मैं थोड़ा बाजू में लिखना चाहता हूं। कौन सा क्वेश्चन है ये, फिक्स्ड इनकम वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर अपन कंपनी है, कौन है अपन, कंपनी है या नेचुरल पर्सन है, तो अपन है नेचुरल पर्सन। मतलब इनमें से अपन कोई तो है, अपन कंपनी तो नहीं, इतना कंफर्म। ठीक है, क्या हुआ ना, एक एग्जांपल लेता हूं। फिक्स्ड वाला क्वेश्चन कर लेना, तो चलो एक एग्जांपल लेता हूं मैं डिबेंचर का। किसका एग्जांपल लेता हूं, डिबेंचर से 12% डिबेंचर। चलो अभी तो पता चलेगा ना, 12% रेट ऑफ रिटर्न इज नोन टू अस। रेट ऑफ रिटर्न अगर मालूम है, इसका मतलब ये फिक्स रिटर्न है, फिक्स रिटर्न वाली सिक्योरिटी है। फिक्स रिटर्न वाली है तो मैंने दो चीजें बोला था, जिसका रेट ऑफ इनकम मालूम होता है, रेट तो मालूम होता ही होता है, हाँ तो है ना मालूम, एज वेल एज डेट ऑफ इनकम भी मालूम होता है। तो चलो मैं डेट ऑफ इनकम भी बोल ही देता हूं ना। तो डेट ऑफ इनकम इज सपोज 31st ऑफ मार्च 2020। क्या 31st मार्च 2020, इसका मतलब अप्रैल टू मार्च जो अपना अकाउंटिंग ईयर है, अप्रैल टू मार्च, उस ईयर के अंदर मार्च 20 को जिस बंदे के पास वो सिक्योरिटी है, जो बंदा सर्टिफिकेट लेके आएगा, जिस बंदे के नाम पे वो इन्वेस्टमेंट है, उस बंदे को 12% का क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। इज इट क्लियर। रेट ऑफ इनकम मैंने बोल दिया, हाँ। डेट ऑफ इनकम मैंने बोल दिया, हाँ। मतलब क्या ये फिक्स्ड वाली सिक्योरिटी है, हाँ जरूर है। अपन कंपनी की पर्सन है तो अपन पर्सन है, इन पांचों में से अपन कोई तो एक है,
इन पांचों में से अपन कोई तो एक बंदा है। तो चलो ठीक है, करते हैं क्वेश्चन, ये स्टोरी समझना चालू करते हैं। तो सपोज ये कोई तो एक मिस्टर ए है जिसने कभी तो कंपनी से ये 12% डिबेंचर खरीदे थे। एक चीज समझना जरा बात को, जब भी अपन मार्केट से, शेयर मार्केट से कोई भी सिक्योरिटी खरीदते हैं, सिक्योरिटी मार्केट से, तो सिक्योरिटी अपन कभी डायरेक्ट कंपनी से नहीं खरीदते। वो तो कोई तो इंटरेस्टेड सेलर है जो बेचना चाहता है, अपन बायर है, दोनों को प्लेटफॉर्म मिला है ऑनलाइन ट्रेडिंग का और वहां से अपन खरीदते हैं। कभी कंपनी से हर टाइम अपन इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी खरीदते नहीं बैठते। तो मेरा क्या बोलना है, इस बंदे ने कभी तो सालों पहले खरीदा था ये 12% का डिबेंचर, और आज मुझे सिर्फ बात करनी है एक साल के ऊपर। वी आर इंटरेस्टेड इनटू ओनली 1 ईयर का डेटा। तो एज ऑन 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019, प्लीज ध्यान देना, अच्छे से समझना यार इस डिस्कशन को। एज ऑन 1 अप्रैल 2019 इस बंदे के पास ये डिबेंचर था, एक ही डिबेंचर था, समझो 100 रुपीज का या जो भी बोलो, ओके, ये एक डिबेंचर था। 1 अप्रैल 2019 यानी ईयर के बिगिनिंग से था, ईयर के बिगिनिंग से। इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर इसको रिटर्न कभी मिलने वाला है, मार्च 20। मतलब ये बंदा जानता है, क्या जानता है, अगर ये इन्वेस्टमेंट जो मेरे पास सर्टिफिकेट से ये मैं अगर एक साल तक रखा ना, मार्च 20 तक, तो मार्च 20 को मेरे को कंपनी से क्या मिल जाएगा, 12% रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, 12% रिटर्न मिल जाएगा, ये बंदा ये जानता है। बट 1-2 महीने बाद उसको लगा यार ये इन्वेस्टमेंट में और नहीं संभाल सकता, मेरे को कैश की रिक्वायरमेंट है, और बाय एनी अदर रीजन इस बंदे ने सपोज ऑन 1 जून, कभी 1 जून 2019 को ये इन्वेस्टमेंट उठा के बेच दिया इस बंदे को। चलो नाम ही दे देते ना इनको, ये है मिस्टर पी, तो ये है मिस्टर क्यू, ये आर एस एंड टी। ठीक है, PQRST। तो 1 जून 2019 को मिस्टर क्यू ने खरीदा वो इन्वेस्टमेंट्स। क्यों खरीदा वो तुम क्यू को जाके पूछो, खरीदा उसने, पैसा था, इन्वेस्टमेंट करने की ख्वाहिश थी तो कर दिया, अच्छा खासा रिटर्न था 12%। तो वो रीजन नहीं पूछते अपन क्यों खरीदा क्यों नहीं खरीदा। तो पी ने बेचा, क्यू खरीदने के लिए इंटरेस्टेड था तो उसने पी से खरीद लिया। कभी खरीदा है वो, जून को खरीदा। क्यू के बाद भी ऐसा क्यू ने 1-2 महीना अपने पास रखा, उसके बाद अगेन कुछ 1-2 महीने में इसने उसको बेच दिया। समझो एक ही महीने में बेचा, 2-4-5 दिन इधर उधर होते रहते हैं। तो समझो 5 जुलाई को 2019 मिस्टर आर ने वो इन्वेस्टमेंट खरीद लिया, अप्रोक्सीमेटली 1 महीने के बाद खरीद लिया। चलो ठीक है, आर ने उस इन्वेस्टमेंट को लगभग अपने पास रखा, संभाल के रखा। कब तक रखा, तो चलो अक्टूबर तक रखा, तो जुलाई महीना पूरा पकड़ो, कंप्लीट पकड़ो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, इसने लगभग 4 महीना अपने पास रखा। ओके, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, और 1 नवंबर 2019 को इसको बेच दिया मिस्टर एस को। ठीक है, मिस्टर एस ने भी अपने पास रखा रखा रखा, संभाल के रखा, और इसको कैश की रिक्वायरमेंट या जो भी रीजन रहेगा, मिस्टर एस को या किधर और से और अच्छा खासा रिटर्न मिलता रहेगा, इसके लिए मिस्टर एस ने भी वो इन्वेस्टमेंट अगेन जाके फाइनली बेच दिया किसको, मिस्टर टी को। अभी मिस्टर टी को कभी बेचा, तो जब भी बेचा ना तभी डेट थी 1 मार्च 2020। क्या थी, 1 मार्च 2020। आई होप ये स्ट्रक्चर आपको अब तक का क्लियर हो चुका है। अप्रैल 19 पी ने, अप्रैल 19 में उसके पास कुछ इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी थे, डिबेंचर्स थे, 1-2 महीने में उसने क्यू को बेचे, क्यू ने कुछ महीना रखा आर को बेचा, आर ने कुछ महीना रखा एस को बेचा, एस ने कुछ महीना रखा टी को बेचा। नाउ कंपनी का रोल समझो, किसका, कंपनी का। अपन तो मैंने बोला नहीं 5 में से अपन कोई भी एक है, पांचों का थोड़ी ना काउंटिंग करेंगे, पागल है क्या। ये कंपनी तो एक ही है जिसका ये डिबेंचर है। अभी इसका एंगल समझ लो, आ गई डेट 31 मार्च, तो 31 मार्च 2020 आ गया, तो कंपनी ने 12% डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट देने का सोचा। तो कंपनी ने 100 रुपए का समझो वो डिबेंचर था, तो 100 रुपए 10,000 पकड़ो, थोड़ा बड़ा अमाउंट पकड़ लेते हैं, तो 10,000 का 12% कितना हो जाएगा, 10,000 का 12% विल बी अप्रोक्सीमेटली 1200। तो 1200 रुपए का क्या है, ये डिबेंचर का इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट कंपनी पे करने के लिए रेडी है। 10,000 के ऊपर निकला वो, ये फिगर्स के ऊपर ध्यान मत देना। तो लगभग 1200 रुपया कंपनी की जेब से जाने वाला है, एज ऑन मार्च 20 जाने वाला है, कंपनी को ये चीज कंफर्म है। तो कंपनी ने बोला चलो वो डिबेंचर होल्डर आ जाओ और अपना 1200 रुपया लेके निकल जाओ।
तो P गया, Q गया, R गया, S गया, T गया, सब गए। बोलता है ये जो साल का इंटरेस्ट दे रहा ना, ये इन्वेस्टमेंट मैंने भी थोड़ा टाइम के लिए रखा था। Q बोलता है मैं भी रखा था, R मैं भी रखा था, S मैं भी रखा था, ऐसा सब बोल रहा है हम लोग को डिबेंचर दो, इंटरेस्ट दो। तो कंपनी ना सबको भगाएगा, बोलेंगे हट, तुम किसी को भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ऐसे 5 जन क्या, ऐसे तुम एक साल भर में 100 जन में आपस में इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी बेचते रहोगे, तो कंपनी क्या पागल के माफिक सब लोग को थोड़ा थोड़ा पैसा बांटती रहेगी। मतलब 1200 रुपया 5 जन में डिवाइड करके दूं, वो भी कितना महीना किसने रखा था, ये मगजमारी में नहीं पालेगा। कंपनीज ऐसा बोल रहा है। कंपनीज को ये राइट दिया कौन, कंपनीज एक्ट बचा रहा है कंपनीज वालों को, ठीक है। कंपनीज एक्ट के तहत कंपनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनीज एक्ट ने बोल दिया कंपनी फालतू का काम नहीं करते बैठेगी, डिबेंचर होल्डर को उसका इंटरेस्ट बांटने का काम कंपनी का नहीं है। कंपनी अपने बिजनेस के ऊपर फोकस कभी करेगी अगर ऐसे पैसा बांटती रहेगी तो। इसके लिए कंपनीज एक्ट ने प्रोटेक्ट करने के बाद कंपनी ने सीधा बोल दिया देखो भाई 1200 देना है ना, एज ऑन मार्च में देने वाला है, मैं देने के लिए रेडी है, मैं थोड़ी ना बोल रहा इंटरेस्ट देने को, लेकिन मैं उसी को ये 1200 रुपए का इंटरेस्ट पे करूंगी। ऐसा कौन बोल रही है, कंपनी। उसी को मैं 1200 रुपए का यानी जो भी 12% डिसाइडेड रेट के हिसाब से डिसाइडेड डेट को ये अमाउंट पे करूंगी, जिसके पास इस डेट पे सर्टिफिकेट है। तो बोलो ना मिस्टर पी के पास क्या सर्टिफिकेट है, नहीं, उसने तो क्यू को दिया। क्या मिस्टर क्यू के पास सर्टिफिकेट नहीं है, उसने तो आर को दिया। क्या आर के पास है, इसके किसी के भी पास नहीं। तो अरे तो किसके पास है, ये मिस्टर टी जो सर्टिफिकेट लेके बैठा है। तो मिस्टर टी बंदा जाएगा कंपनी को अप्रोच करेगा और कंपनी उसको क्या करेगा, एज ऑन मार्च 1200 रुपए का पूरा इंटरेस्ट पे करेगा। ये कहानी क्लियर, ओके। कंपनी ने अपने आप को तो बचा लिया, कंपनी को जितना पे करना था उतना तो उसने किया, जिस तारीख को करना था वो भी उन्होंने कर दिया और मिस्टर टी को पैसा भी मिल गया। क्या ये ट्रांजेक्शन आपको सही लगता है, दिस इज माय क्वेश्चन टू यू। पूरा स्टोरी समझाने के बाद क्या इसमें कुछ गलतियां है, जरूर है, जरूर गलतियां है। क्या गलती है, अगर 1200 रुपए का इंटरेस्ट कंपनी पे करती है, पूरा अमाउंट पे करती है मिस्टर टी को, तो गलत ही हो गया ना, क्योंकि सबको थोड़ा थोड़ा पैसा मिलना चाहिए था, बट कंपनी मगजमारी नहीं पालना चाहती है। तो टी के पास 1200 रुपए दिया। अभी तुम टी एक्चुअल में क्या अमाउंट के लिए हकदार है वो फाइंड आउट करते हैं। मिस्टर टी ने इन्वेस्टमेंट खरीदा था 1 मार्च को, उसको जाके इंटरेस्ट मिला 31 मार्च को, मतलब लगभग एक ही महीना इस बंदे ने अपने पास सिक्योरिटी रखा और 1 महीने के बाद ही उसको 1200 रुपया मिला, जो रिप्रेजेंट करता है 12 महीने की अमाउंट को। कुछ समझ में आ रहा है तो मेरे को बताओ, क्या मिस्टर टी एक्चुअल में हकदार है 1200 रुपए का? नहीं। अगर उसने सिक्योरिटी को एक ही महीना होल्ड किया है तो उसको 1 महीने के हिसाब से सिर्फ 100 रुपया मिलना चाहिए। अगर मैथमेटिक्स थोड़ा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है और समझ में आ रहा था, 12 महीने का तो 1 महीने का 100 रुपया ना यार। तो 100 रुपए के लिए एक्चुअल हकदार है कौन, मिस्टर टी। तो अभी मिस्टर टी क्या बोलेगा, मैं 1200 रुपया लेके आया, चलो पी क्यू आर एस लाइन लगाओ, मैं तुम लोग को बाकी का 1100 रुपया दे देता है, 100 रुपया मेरा रख लेता है। अभी ऐसा करने के लिए तो मिस्टर टी के ऊपर मगजमारी आने लगा ना, क्योंकि मिस्टर टी को थोड़ी ना मालूम है पीछे कितने जन से ट्रांसफर हो के 1 साल में मेरे पास ये इन्वेस्टमेंट आया। तो मिस्टर टी भी ये झंझट पालना नहीं चाहता है। कौन सा वाला, कि मेरे को 1200 मिला, मैं 100 रुपया रखता है, 1100 जाओ तुम पीछे लेके जाओ। तो 1100 समझो इसने एस को दिया, तो एस ने अपना महीना निकाला, फिर उसने पीछे दिया। ये अडानी, आपको लगता है दुनिया इतनी ईमानदारी से चलती है? ऐसा इसको पैसा मिला तो इनको तो पता भी नहीं चलेगा कभी पैसा मिला उसको, समझ में आ रहा है क्या? तो कोई ईमानदारी इतने ईमानदारी से कोई चलता नहीं है। तो ये जो मैकेनिज्म अपन बोल रहे थोड़ा फेल हो रहा है। कंपनी ने अपने आप को तो बचा लिया, अभी आपस में कैसा पैसा ट्रांसफर करेंगे? टी जाएगा इसके पास, ऐसा रिवर्स ऑर्डर में अगर 10-15 जन रहेंगे तो थोड़ी ना थोड़ा रुपया बांटते रहेंगे, 100-50 रुपए के लिए एक दूसरे को ढूंढते रहेंगे। और ये सबका एड्रेस मालूम होना जरूरी नहीं, क्योंकि ऑनलाइन ट्रेडिंग में तुमने वो चीजें खरीदी है तो थोड़ी ना उसका एड्रेस में लेकर रहूंगा, उसके डॉक्यूमेंट लेकर रहूंगा, उसका घर पता लेकर रहूंगा और वो 50-100 रुपया उसको जाके दूंगा। तो ये कभी अडानी वाले ट्रांजेक्शन ये 5 जन भी मिलके करेंगे नहीं। तो ये सिस्टम था, इसके ऊपर ये प्लीज ध्यान देना जो अभी मैं बोल रहा हूँ आगे जाके, बिकॉज क्वेश्चंस के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है इंटरेस्ट कैलकुलेशन, वो समझने के लिए मैं स्टोरी बनाऊं यार। प्लीज अगर अभी तक भी नहीं अच्छे से सुना था प्लीज ध्यान देना जो बोलने जा रहा हूं प्लीज। तो मिस्टर टी ऐसा अडानी वाला ट्रांजेक्शन होएगा नहीं। तो ऐसा क्या करे कि सबको बराबर इंटरेस्ट मिल जाए। कंपनी भी सबको बांटना नहीं है, कंपनी मिस्टर टी को ही पैसा देगा, लेकिन फिर भी टी को सबको जाके ढूंढ के पैसा बांटने की जरूरत नहीं है, फिर भी ये सबको पैसा मिल जाएगा। ऐसा करे क्या?
ओके, तो तुम थोड़ा सोचोगे तो तू आ जाएगा। अगर अपन क्लासरूम में बैठते ना तो मैं तुम लोग को ही सोचने लगाता और मुझे क्लासरूम से आंसर मिल भी जाता है। लेकिन चलो अभी मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे तो मैं वेटिंग नहीं कर सकता, तो सुनना जरा अच्छे से। पी ने अप्रैल से लेके क्यू को जून में बेचा, तो मेरे को बस हर एक का है ना मंथ बताओ जिस मंथ के लिए वो लायबल है इंटरेस्ट के लिए। तो अप्रैल में 2 महीने के लिए इसने अपने पास रखा, फिर जून से जुलाई अप्रोक्सीमेटली 1 महीने ने इसने अपने पास रखा, फिर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ये मिस्टर आर ने 4 महीने के लिए अपने पास रखा, एंड नवंबर से लेके मार्च, नवंबर पूरा, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी फेब फेब, तो ये कितना 4 मंथ्स इसने अपने पास रखा। तो टोटल करो चाहिए तो 4 4 8 2 1 9 10 और 12 महीने का हिसाब अपने को मिल चुका है। ये क्या निकाला हमने, हर एक महीने हर एक बंदे ने ये अपने पास जो इन्वेस्टमेंट था क्या मंथ के लिए होल्ड करके रखा था। अगर 1212 महीने का, तो मैं सीधा बोलूं 2 महीने के हिसाब से इसको 200 रुपया मिल जाना चाहिए 1200 में से। क्यू को 1 महीने का 100 रुपया मिल जाना चाहिए, आर को 4 महीने का 400 मिलना चाहिए, और ये मिस्टर एस को भी 4 महीने का 400 मिल जाना चाहिए, और इसको 1 महीने का 100 मिल जाना चाहिए। तो ये टोटल करोगे तो बराबर 1200 बन जाएगा। अब ये मिलेगा कैसे, ये मैकेनिज्म ही समझना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये मैकेनिज्म समझेगा ना तो क्वेश्चन के अंदर तुम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, इनको थोड़ी ना मालूम था मैं 2 महीना रख रहा हूं तो आगे जाके ये इतना इतना महीना रखने वाले, फ्यूचर की थोड़ी ना मालूम होती है। तो टाइम लाइन को एंजॉय करो प्लीज, टाइम लाइन, दिस इज द टाइम लाइन जो मैंने डेट वाइज बना के रखा हूं। तो सुनो क्या होता है, अप्रैल को इसके पास इन्वेस्टमेंट था, इसने जब जून को बेचा ना तो इतना तो इसको मालूम है ना 2 महीने के लिए मेरे पास रखा था। तो जब ये इन्वेस्टमेंट मिस्टर क्यू को बेचेगा ना तो उससे पैसा तो लेगा इन्वेस्टमेंट का 12% डिबेंचर जो भी 10,000 के थे वो 10,000 तो लेके रहेगा, साथ में इससे 200 रुपए एडिशनल लेगा इंटरेस्ट के नाम पे, क्योंकि मिस्टर पी को ये कंफर्म है क्यू अपने पास रखे या दुनिया को बेचे, मार्च को तो पैसा मिलने वाला है ना। तो तुम लोग, मैं तो 2 महीना रखा, आगे जाके 10 महीने का पैसा किसी को तो मिल जाएगा, लेकिन मैं 2 महीने के लिए होल्ड किया ना सिक्योरिटी को, तो 2 महीने का मेरे को मेरा इंटरेस्ट है, बाकी बता। तो 200 रुपया ये क्यू से लेके रहेगा, कहां से लेगा, क्यू से। समझ लो, प्रॉपरली समझो, मैं सब बोलता हूँ। फिर क्यू ने इसको कभी बेचा 1 महीने के बाद, बराबर है। तो क्यू भी क्या बोलेगा आर को, अभी है ना मैंने 1 महीना रखा, लेकिन एक्चुअल में मैंने सामने वाले को 2 महीने का पे भी किया, उसके होल्डिंग पीरियड का इंटरेस्ट, तो क्यू का होल्डिंग पीरियड 3 महीने का हो गया। नहीं समझे शायद, अगर इसको 200 रुपया दे दिया, इसका 2 महीना मतलब इसका 2 महीने का होल्डिंग पीरियड का इंटरेस्ट पे किया, तो अभी ये 2 महीने का होल्डिंग पीरियड का इंटरेस्ट थोड़ी ना फिर से मांगने आएगा, तो ये 200 रुपया ये लेके रहेगा ना, ये बंदा क्यों लेके रहेगा। तो क्यों क्या बोलता है, मेरा 1 महीना और मेरा पिछला 2 महीना ऐसा मिला के अभी ये मेरा 3 महीने का हो चुका है, तो जब ये क्यू को आर बेचेगा ना तभी उससे ना 3 महीने का इंटरेस्ट लेगा। कितने महीने का लेगा, 3 महीने का, सीधा ऐड कर रहा हूँ 2 महीने का ही और इसका खुद का 1 महीने का। तो ऐसे ही फ्लो में चलो, मेरे को बताओ। तो आर अभी आगे जाके बेचेगा तभी क्या बोलेगा, मैंने 4 महीना रखा, एस को बोल रहा है मैं 4 महीना में होल्ड किया और 3 महीने का मैंने इंटरेस्ट पे किया था, तो टोटल, या ये बताएगा भी नहीं मैंने कितना महीना रखा, सीधा क्या बोलेगा 7 महीने का इंटरेस्ट दे, किस्सा खत्म कर। मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, अलग अलग तरीके से कैलकुलेट हो सकता है। नवंबर से आगे कितने महीने बाकी है, 5, तो 7 महीना मैंने रखा है बोल के 7 महीने का इंटरेस्ट ले रहा है। फिर ये बंदा क्या बोलेगा, 1 महीने का तेरे को मिल जाएगा 12 महीने का, तो तू मेरे को 11 महीने का इंटरेस्ट दे, किस्सा खत्म कर। अभी इसमें समझो हुआ क्या, इसको 3 महीने का 300 मिला, 200 इसने पे किया, मतलब इसको नेट 100 मिल गया। इसने 7 महीने का इधर से 700 लिया, लेकिन उसमें से इसने पे कितना किया था, इसने 3 महीने का 300 मांगा था, तो 300 पे किया, तो इसके पास नेट बचा कितना, 400। आई होप आपको समझ में आ रहा है, मतलब जो बंदा जिस चीज के लिए हकदार था उसको बराबर उतना पैसा मिल रहा है। इसने टी से 11 महीने का इंटरेस्ट मांग लिया, लेकिन उसने पीछे जाके 7 महीने का 700 पे किया, तो उसके पास नेट कितना बचा, 400। एंड आखिर में फाइनली टी क्या बोलता है, मेरे को कंपनी से मिला कितना, 1200, बट मैंने इस बंदे को एस को 11 महीने का पे किया ना, क्योंकि वो तो मांग के रहेगा, क्योंकि उसको मालूम है आगे जाके मुझे मिलना था, तो मैंने 1100 पे किया, तो टी के पास नेट पैसा कितना बचा, 100, जितने किलो क्या था, हकदार था। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये मंथ वाले कैलकुलेशन तुमको समझेगा कि कैसे मैं मंथ कैलकुलेट कर रहा हूं, पर्टिकुलर मंथ, पर्टिकुलर बंदे के। तो अपन इसमें से कोई भी एक बंदा हो सकता है जो बाई भी कर सकता है, जो सेल भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि अपन बाई करेंगे, अपन बाई भी करेंगे, अपन सेल भी करेंगे। तो ये महीने वाला कैलकुलेशन प्लीज याद रखना, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर काम आएगा।
ठीक है, अभी 100% नहीं समझा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्वेश्चंस के अंदर ये फिर से चीजें बार बार बोलते रहूंगा, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन मालूम होता है। प्लीज इसको रिपीटेटिव बेसिस पे अच्छे से सुनना, समझना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, और समझना लॉजिकल भी, अगर अच्छे से सुन रहे हो तो। अच्छे से नहीं समझ में आया तो 2-3 टाइम इसको रिपीटेटिव बेसिस पे सुनते रहना, ठीक है। आई होप ये मेरा पढ़ाने का तरीका आपको क्लियर है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलना, ठीक है। ये मार्केट में कोई भी आपको इस तरीके के लॉजिक के साथ कोई नहीं पढ़ाएगा, ये मेरी गारंटी है। अकाउंट्स कैसे पढ़ाया जाता है मेरे को मालूम है, ये लेजर है, ये थ्योरी है, ये लेजर बनाओ, ये डेबिट में डालो, ये क्रेडिट में डालो। तुम अपना पिछला 4 साल इमेजिन करो तुमने अकाउंट्स के अंदर क्या किया है। अगर तुम अपने स्टूडेंट्स है तो ये मेरा हक बनता है कि मैं आपको लॉजिक बताऊं, और तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम लॉजिक के साथ उस चीज को सीखो। अब तक नहीं सीखे हो तो मेरी गलती नहीं है, लेकिन मेरा स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड भी नहीं होते सुनने के लिए, लेकिन वो तो मैं बताते रहता हूँ, उनको मालूम है ये बंदा बोल के रहेगा, भले उसको पूछो या ना पूछो। और मुझे मालूम है तुम्हारे दिमाग में क्या डाउट आने वाले, क्या आ सकते हैं, तो सब डाउट मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग से क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे जाके क्वेश्चन चालू होने के बाद भी अगर कुछ डाउट आना चालू होते ना, ये स्टार्टिंग के 2 लेक्चर तुम देख लो, आराम से तुम्हारे डाउट अपने आप क्लियर होते रहेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो चलो, दैट्स इट फॉर द टाइम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर देना। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।